नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का मिशन आरबीएसई पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम ज्योग्राफी का जो हमारा सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या, इस विश्व जनसंख्या वाले चैप्टर के हम एमसीक्यूज कर रहे थे और आपने देखा कि जो 50 एमसीक्यूज की हमारी जो क्लास है उसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 25 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है और इस क्लास में हम बचे हुए जो 25 हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम आगे कंप्लीट करने वाले हैं। आइए इसे अच्छी तरह से हम कंप्लीट कर लें ताकि हमारा ये एक चैप्टर पूरा हो जाए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी नए स्थान पर जाने वाले प्रवासी क्या कहलाते हैं। मतलब कुछ लोग जो अलग अलग जगहों से आकर के किसी ऐसे स्थान पर बसते हैं जहाँ पे रोजगार या और भी प्रकार की सुविधाएं हो। तो जिस स्थान पर लोग आते हैं, है ना, क्या कहा है कि किसी इस नए स्थान पर जाने वाले, तो जिस स्थान पर आए हैं वो क्या कहलाता है, वो लोग क्या कहलाते हैं उस स्थान के लिए। उत्प्रवासी कहलाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं, आप्रवासी कहलाते हैं या पर्यटक कहलाते हैं। तो ध्यान देना कि वो आप्रवासी कहलाते हैं क्योंकि वहां पर आ रहे हैं ना। ध्यान देना, जो जिस स्थान पर आ रहे हैं वहां के लिए वो आप्रवासी हो गए, इसे आपको याद रखना है। तो ध्यान दो, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, आ से आगमन यानी आने वाले लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, कि जो प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब भाई आने वालों को तो अप्रवासी कहते हैं, बट जाने वाले किसी स्थान को छोड़ करके जो दूसरी जगह चले गए, तो जाने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, किसी स्थान से जाने वाले लोग क्या कहलाते हैं। अप्रवासी नहीं कहलाते। उत्प्रवासी, खानाबदोश या तीर्थयात्री, तो वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, उत का मतलब क्या होता है, उत का मतलब होता है उद्गम। उद्गम मतलब जहां से बाहर जाना, किसी स्थान दूसरे स्थान के लिए जाना, तो उत्प्रवासी, आने वाले अप्रवासी। ओके, खानाबदोश वो लोग होते हैं जो घूम घूम करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिनका कोई एक स्थिर स्थायी स्थान नहीं होता है। और तीर्थयात्री जो किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न देखो, बेरोजगारी, राजनीतिक उपद्रव और महामारियां प्रवास के किस प्रकार के कारक हैं। प्रवास के जो अलग अलग कारक हैं ना, भौतिक, आर्थिक आदि, उसमें कुछ उसमें भी वापस फिर से अगर हम देखें तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष जो कारक हैं, तो अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो जनसंख्या को किसी स्थान पर बसने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे अच्छी सुख सुविधाएं आदि। और प्रतिकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो किसी जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जैसे बेरोजगारी है। अब किसी स्थान पर अगर ज्यादा बेरोजगारी है तो लोग वहां से पलायन करके दूसरी जगह जाएंगे रोजगार के लिए, है ना। इसी तरीके से राजनीतिक उपद्रव है, महामारियां हैं, तो ये प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ, है ना। प्रतिकर्ष यानी पुश, पुश मैंने धक्का देना, पुश, पुल मैंने खींचना। तो प्रतिकर्ष कारक वे मुश्किलें हैं जो व्यक्ति को अपना अपना घर छोड़ने पर मजबूर करती हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है हमारा 29वां प्रश्न, ध्यान से समझना कि काम के बेहतर अवसर, शांति और जीवन की सुरक्षा प्रवास के कौन से कारक हैं। अब जो अभी हमने प्रतिकर्ष देखा था उसका बिल्कुल विपरीत है, और ये ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को बसने के लिए, किसी स्थान पर बसने के लिए आकर्षित करते हैं। तो ऐसे कारक प्रतिकर्ष नहीं कहलाते, जनांकीय कारक नहीं, अपकर्ष कारक यस, पर्यावरणीय कारक नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, अपकर्ष कारक वे खूबियां हैं जो लोगों को चुंबक की तरह नए शहरों की ओर खींचती है, ठीक है ना, जहां पर ये सारी सुख सुविधाएं होती है। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट है, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या कितनी गुना से अधिक बढ़ी है। अगर हम देखें तो पिछले 500 वर्षों में कितने गुना बढ़ी है, तो 10 गुना बढ़ी है। 500 वर्षों में 10 गुना। विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति के कारण पिछले 500 सालों में जनसंख्या में बहुत भारी उछाल आया है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या में अकेले 20वीं शताब्दी में कितने गुना वृद्धि हुई है। अगर हम एक शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी हमेशा आगे रहती है, जैसे 1901 से लेकर के 2000 तक का जो काल है वो 20वीं शताब्दी कहलाती है। 2001 से लेकर के 2100 जो सन है वो 21वीं सदी कहलाती है। तो अब यहां बात कर रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। 1900 से लेकर के यानी 1901 से लेकर के 2000 के बीच तकनीकी क्रांति ने मृत्यु दर को बहुत कम किया, जिससे आबादी 4 गुना बढ़ गई। ध्यान देना, स्पेशली इस प्रकार का प्रश्न है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में
प्रति वर्ष विश्व की जनसंख्या में लगभग कितने लोग जुड़ जाते हैं, हर साल कितने नए लोग जुड़ जाते हैं, हर साल जो है वो इसमें 8 करोड़ लोग, ध्यान देना, है ना। यह आंकड़ा विश्व की तीव्र जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य के पूर्वानुमान के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। मतलब कि अभी किसी क्षेत्र स्थान विशेष की जो जनसंख्या उसके वर्णन करना उसका हो, या फिर आगामी जो वहां की जनसंख्या होगी उसका पूर्वानुमान लगाना हो, तो उसके लिए कौन सी चीज जो है वो काम करती है। माल्थस का सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, प्रवास का सिद्धांत, या नव निश्चयवाद का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि समाज कैसे ग्रामीण ऑब्लिक खेतीहर से नगरीय ऑब्लिक औद्योगिकीय बनता जा रहा है, किस तरीके से समाज धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होता है, तो और आने वाले समय में वो किस दिशा में जाएगा। तो इन सब चीजों का वर्णन जो करना होता है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत होता है। और इसकी 3 अलग अलग अवस्था है, पहली, दूसरी, तीसरी, जो आगे आने वाले प्रश्नों में हम इस पर भी बात करेंगे। 34वां प्रश्न देखो कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है। अब जो पहली अवस्था होती है, इस पहली अवस्था में जनसंख्या का जो वर्णन किया जाता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो इस पहली अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन एक इसका सही जवाब है। जन्म दर भी बहुत ज्यादा होती है, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए जनसंख्या बैलेंस्ड रहती है। अगला प्रश्न, महामारियों और भोजन की कमी से बहुत लोग मरते थे, जिसकी पूर्ति अधिक बच्चे पैदा करके की जाती थी, तो जनसंख्या अपने स्तर पर रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में थे। अगर 200 साल पहले की बात करें तो प्रथम अवस्था थी, द्वितीय अवस्था थी, तृतीय थी या चतुर्थ थी। तो भाई वहां पे जो है ना पहली अवस्था थी, 200 साल पहले की अगर बात करें, क्योंकि तब किसी भी देश में आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और बिल्कुल मनुष्य जो है वो एक प्रकार से प्रकृति पर निर्भर था, और इसीलिए वो पहली अवस्था थी जिसमें मृत्यु दर भी ज्यादा थी, जन्म दर भी ज्यादा थी। आगे बात करेंगे कि वर्तमान में वर्षा वनों के आदिवासी जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था का उदाहरण है। वर्षा वन, ध्यान देना, तो वो लोग जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय संक्रमण के पार है, तो वो भी पहली अवस्था के, वो भी प्रथम अवस्था जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था, क्योंकि आदिवासी आज भी आदिम जीवन जीते हैं जहां मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च होती हैं। वहां पे अभी तक टेक्नोलॉजी और सुख सुविधाओं का विकास नहीं पहुंचा है। 37वां प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग सबसे अधिक होता है। शुद्ध योग सबसे अधिक होता है, यानी प्राकृतिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो वो सबसे अधिक होती है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। तो सही जवाब होगा द्वितीय अवस्था। क्यों होगा? क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर ऊंची रहती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर घट जाती है, इससे जनसंख्या विस्फोट होता है, ध्यान देना, है ना। जनसंख्या में होने वाला जो शुद्ध योग है यानी प्राकृतिक वृद्धि, क्योंकि मृत्यु दर कम हो गई लेकिन बच्चे की जन्म दर जो है वो बच्चों की ज्यादा है, तो इसमें प्राकृतिक वृद्धि बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है कि पेरू, श्रीलंका और केन्या वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है। इन देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो स्थिति है वो द्वितीय अवस्था की है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है धीरे धीरे, सुख सुविधाएं बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ये विकासशील देश है जहां चिकित्सा में सुधार हुआ है, लेकिन जन्म दर अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है और मृत्यु दर कम हो गई है इन चिकित्सा सुविधाओं की वजह से। इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और ये द्वितीय अवस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है 39वां कि जनांकीय संक्रमण की तृतीय यानी अंतिम अवस्था में समाज कैसा हो जाता है। तो तीसरी अवस्था में समाज जो है वो ग्रामीण और खेतीहर नहीं, ये पहली अवस्था है। अशिक्षित पहली अवस्था है। नगरीय, शिक्षित और तकनीकी ज्ञान से युक्त, यस, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि इस अवस्था में लोग विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करते हैं, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न रहती हैं और टेक्नोलॉजी काफी उच्च स्तर पर हो जाती है और इस जनसंख्या यहाँ आकर के स्थिर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 40वां कि कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था के उदाहरण हैं। तो अगर हम इसे देखें तो ये तृतीय अवस्था या जिसे हम अंतिम अवस्था कहते हैं इसके उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे जन्म दर भी कम है और यहाँ पे मृत्यु दर भी काफी कम है।
काफी क्या बहुत ज्यादा कम है, और इसीलिए ये जनसंख्या बहुत मंद गति से आगे बढ़ती है या फिर स्थिर हो चुकी होती है। क्वेश्चन नंबर 41वां देखो कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, यह सिद्धांत किसने दिया था? क्या कहा है कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति से अधिक तेजी से, मतलब जनसंख्या विस्फोट की बात करिए, तो ये सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत थॉमस माल्थस ने दिया था। माल्थस ने 1798 में चेतावनी दी थी कि जनसंख्या भोजन उत्पादन से ज्यादा तेज गति से बढ़ेगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं आपके हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, और हर चैप्टर का हम पूरे कंप्लीट नोट्स भी आपको देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, हम जो आपके एमसीक्यूज हैं वो भी करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी हम करते हैं, और इस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग अगर हर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, इन सबके क्लासें आप इसी तरीके से, और हमारे जो नोट्स हैं आप चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको हमारी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 42वां कि माल्थस के सिद्धांत के अनुसार तीव्र जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अंततः किस रूप में सामने आएगा? जनसंख्या जब बहुत तेज गति से बढ़ेगी और अत्यधिक जनसंख्या विस्फोट होगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो तीव्र आर्थिक विकास नहीं, अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा अचानक गिरावट। हाँ, माल्थस ने यह कहा है कि जब जनसंख्या तेज गति से बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि प्रकृति अपने आप बैलेंस बनाने के लिए जो है वो इसको अकाल, महामारी या युद्ध के द्वारा उस जनसंख्या को क्या करेगी? नियंत्रित करेगी। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कि बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना किसका मुख्य काम है? जनांकीय संक्रमण का, प्रवास का, परिवार नियोजन का, या नगरीकरण का? भाई, जनांकीय संक्रमण तो केवल हमें उस जनसंख्या के बारे में बताता है, उसकी स्थिति क्या है या उसका पूर्वानुमान आगे आने वाले समय में क्या होगा। प्रवास जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में बात करता है, और परिवार नियोजन हमें बताता है कि हमें परिवार का आकार कैसा रखना है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, परिवार नियोजन से महिलाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और जनसंख्या नियंत्रण में हमें मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय नहीं है? ऑप्शन ए के गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय, परिवार नियोजन का प्रचार, या बहुविवाह को प्रोत्साहन। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुविवाह को प्रोत्साहन ये जो है वो अप्लाई नहीं होता है, लागू नहीं होता है। राइट आंसर है जो इसका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण के अनुसार प्रथम अवस्था में अधिकांश लोग किस कार्य में संलग्न होते हैं? तो जो पहली अवस्था होती है उसमें ज्यादातर लोग जो है वो खेती बाड़ी में, है ना, खेती और कृषक जो कृषि कार्य है उसमें लगे रहते हैं। तकनीकी के अभाव में पूरा समाज ग्रामीण और खेतीयर होता है। अगला प्रश्न है हमारा 46वां कि प्रथम अवस्था के समाजों में बड़े परिवारों को क्या माना जाता है? जो प्रथम अवस्था होती है ना उसमें, क्योंकि उसमें ज्यादातर काम खेती बाड़ी का होता है, तो उसमें जो बड़े परिवार होते हैं वो उसकी संपत्ति मानी जाती है। जितना बड़ा परिवार उसको अच्छा माना जाता है पहली अवस्था में, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए ज्यादा हाथ चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा कामगार चाहिए, ज्यादा मजदूर चाहिए, तो बड़े बड़े परिवार जो है वो उसमें अपने आप की परिसंपत्ति मानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास क्यों होता है? भाई, लोग गांवों से शहरों की ओर क्यों जाते हैं? अच्छी जलवायु के लिए, खेती की जमीन के लिए, या फिर रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के लिए? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला राइट आंसर आपको सी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48वां कि अशोधित मृत्यु दर किस बात से प्रभावित होती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, केवल जलवायु से नहीं, जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास से। बिल्कुल ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि यदि देश अमीर और उन्नत होगा तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी और मृत्यु दर कम होगी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष जो जनसंख्या को किसी स्थान पर बसने के लिए आकर्षित करता है। तो ऑप्शन एक, काम के बेहतर अवसर अपकर्ष कारक है, रहन सहन की अच्छी दशाएं अपकर्ष है, प्राकृतिक विपदाएं प्रतिकर्ष कारक है, अपकर्ष नहीं है, और शांति और स्थायित्व अपकर्ष है। तो सी इज द
राइट आंसर ऑप्शन इसका सही जवाब है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्लास का कि जनांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में मनुष्य जाति विचार पूर्वक अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतिम। जब लोग शिक्षित हो जाते हैं, तृतीय अवस्था, अंतिम अवस्था, तो वे समझदारी से परिवार का आकार छोटा रखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर की लास्ट क्लास। अब इसके बाद हमारा जो ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो थर्ड चैप्टर आएगा, जहां मैं आपके लिए बहुत शानदार तरीके से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा और फिर हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।